first topic of this chapter is democratic constitution in South Africa. Under this topic, we have to study, we have to discuss how South Africa got independence and how its constitution was made, how did it become a democratic country. तो इस टॉपिक में जिसका टाइटल होगा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, हम लोग इस बात का डिस्कशन करेंगे कि साउथ अफ्रीका कैसे ब्रिटिश के अंडर में आया, कैसे ब्रिटिश कॉलोनी बना और कैसे साउथ अफ्रीका के लोगों ने स्ट्रगल किया, इंडिपेंडेंस पाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश हुए. लेट्स बिगिन. ओके, साउथ अफ्रीका is a very famous country in the southern part of the continent Africa. It was famous for its natural resources. During the 15th, 16th, 17th and 18th centuries, the white settlements actually started in South Africa around 1652, and we can say that gradually South Africa became a British colony in the year 1806. When South Africa became a British colony in the beginning of the 19th century, the most important means the white rulers used there to exploit the people of South Africa was the policy of apartheid, racial discrimination, policy of segregation. We will discuss this in a little detail also. साउथ अफ्रीका के ऊपर जब वाइट सेटलर्स की नज़र पड़ी 1652 से, तो उसी समय से ये ऑब्जर्व किया गया कि वाइट सेटलर्स यानी ब्रिटिश मर्चेंट्स, ब्रिटिश पीपल जो वहाँ सेटल हो रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का रास्ता निकाला और साउथ अफ्रीका को ब्रिटिश कॉलोनी बना लिया 1806 के आते आते. अपार्थाइड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन के रास्ते वो चल पड़े. यहां ये ध्यान देने वाली बात है
कि द पॉपुलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका अंडर द ब्रिटिश colonial rule was of 3 categories. 3 कैटेगरीज इसमें थे. पहली कैटेगरी जो साउथ अफ्रीका के इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स थे, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, यानी ब्लैक्स. दूसरी कैटेगरी जिसमें वाइट सेटलर्स थे, और तीसरी कैटेगरी वैसे लोगों की थी जो इंडिया से प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में साउथ अफ्रीका ले जाए गए थे, या वो अपने मन से साउथ अफ्रीका ट्रेड एंड कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से गए थे. इनको वहां पर कलर्ड कहा जाता था. इसलिए कुछ राइटर्स ने साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन भी कह दिया. सम ऑफ द हिस्टोरियंस कॉल्ड साउथ अफ्रीका अ रेनबो नेशन फॉर दिस रीजन ओनली. एक बात और देखने में आती है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में थी, उसने अपार्थेड की पॉलिसी को स्ट्रांगली फॉलो किया. वो अपने आप को ज़्यादा कल्चर्ड, एजुकेटेड और सिविलाइज्ड मानते थे. द ब्रिटिश ऑलवेज कंसिडर्ड देमसेल्फ टू बी cultured, educated and civilized. And they claimed that they were on a mission to culture, civilize and educate the people of South Africa. But the fact was something else. The fact was they were there to exploit them. They were there as imperialist power, metropolis, and South Africa was their colony. So they followed the policy of apartheid, that is discrimination on the basis of the color of skin. इस पॉलिसी को उन लोगों ने फॉलो किया और इसमें बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी एनर्जेटिक तरीके से उन लोगों ने कलर ऑफ स्किन के बेस पर साउथ अफ्रीका के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी चली. यही नहीं, जो कलर्ड लोग थे, यानी इंडिया से जाकर साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, उनको भी इन लोगों ने इंफीरियर ही माना. मतलब यह हुआ कि द वाइट colonial rulers in South Africa always considered the Asians and the Africans as inferior people. They exploited them on the basis of the color of skin. They discriminated them as inferior on the basis of the color of skin. This is apartheid. पॉलिसी ऑफ अपार्थेड. अब बात आती है कि ये जो पॉलिसी ऑफ अपार्थेड है, ये किस लिए थी? ये थी रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच को बढ़ावा देने के लिए. वाइट यूरोपियन रेसेस जो हैं वो सुपीरियर है, ज़्यादा कल्चर्ड, एजुकेटेड, सिविलाइज्ड है. इस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए, इस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए, लोगों के जहन में, लोगों के दिलो दिमाग में भरने के लिए कि साउथ अफ्रीका के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, ब्लैक्स, वो इंफीरियर थे. एंड इंफीरियर इन ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ. एशियंस जो वहां थे वो इंफीरियर थे. एंड इंफीरियर इन ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ. ये बात थी.
इसको इन लोगों ने फॉलो किया। आगे कैसे बढ़ाया? तो आगे बढ़ाया कि जितने भी वाइट्स थे उनके लिए बसेस अलग, टैक्सीज अलग, ट्रक्स अलग, ट्रेन्स के कंपार्टमेंट्स अलग, पार्क्स अलग, स्कूल्स अलग, कॉलेजेस अलग, होटल्स अलग, रेस्टोरेंट्स अलग, सब अलग अलग, मार्केटिंग प्लेसेस अलग अलग, हर फील्ड में डिस्क्रिमिनेशन। वाइट्स के लिए अलग व्यवस्था, ब्लैक्स और कलर्ड के लिए अलग व्यवस्था। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इस पॉलिसी का शिकार बनने के बाद साउथ अफ्रीका के जो इंडिजिनस लोग हैं, दे गॉट यूनाइटेड, दे फेल्ट दैट they were supposed to fight against the white rulers. So they got united. They formed many organizations, but one of the most powerful organizations was the ANC, African National Congress. African National Congress जो बनी, ये बनी 8 जनवरी 1912 को ब्लूमफेंटन में इसको बनाया गया, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बनाया गया जोहानिसबर्ग में। वैसे तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के कई पॉपुलर लीडर्स थे, लेकिन मदीबा यानी नेल्सन मंडेला ने जिस तरीके से एएनसी को लीड किया, जिस तरीके से अफ्रीकन नेशनल मूवमेंट को, फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया, वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इट्स अ गोल्डन पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ नॉट ओनली साउथ अफ्रीका बट द हिस्ट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला फॉलोड द footsteps of Mahatma Gandhi, truth and non-violence. मैं यहां पे आप लोग को बता दूं कि महात्मा गांधी had experimented truth and non-violence successfully for the first time in his life in South Africa only. After that, when he came back to India in 1915, he experimented for the first time in India in 1917 in the Champaran Satyagraha, and it was a successful satyagraha here also. Anyway, हम लोग बात कर रहे हैं अभी ANC और नेल्सन मंडेला की। So Nelson Mandela led the freedom struggle of South Africa. The British colonial government arrested him and he was put in jail. उनको रॉबन आइलैंड जेल में बंद कर दिया गया। He was kept there for 28 years. 28 साल तक नेल्सन मंडेला को रॉबन आइलैंड जेल में बंद रखा गया। 28 अप्रैल 1994 साउथ अफ्रीका got independence and emerged as the Republic of South Africa under the leadership of Nelson Mandela. He was out from the Robben Island jail now. He started leading the country. He started taking the South Africans into confidence and leading them to success on the path of truth and non-violence, on the path of
a true democracy. And therefore, with the efforts of Nelson Mandela, with the efforts of the African National Congress, South Africa framed its constitution on 4th February 1997. 4th February 1997. Officially, South Africa emerged as a constitutional democratic nation. The Republic of South Africa. I hope all of you have understood this topic very well. Emergence of South Africa as an independent nation in 1994 on 28 April, and emergence of the Republic of South Africa with a very good constitution on 4th February 1997 marks the end of the story of apartheid, racial discrimination, policy of segregation. Nelson Mandela emerged as the Madiba, father of the nation, father of a democratic, independent nation, the Republic of South Africa. I hope the concept is okay now. All of you have understood this topic. Thank you very much. God bless you all. We are coming up with constitution, and why do we need a constitution? So keep watching, keep revising, and keep yourself fit and fine. God bless you.